किसी भी देश को समझना हो तो उसकी किताबों से ज्यादा शायद उसकी गिनती, उसकी जनगणना पर भरोसा करना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ नंबर नहीं होता है। बिल्कुल, ये सुराग होते हैं। और आज हम 2011 की जनगणना के जरिए एक जासूस की तरह भारत के सुराग ढूंढेंगे। हमारे पास कुछ बहुत ही कमाल के विजुअल सोर्स हैं जो इन आंकड़ों को एक तरह से जिंदा कर देते हैं। तो चलिए इन सुरागों को जोड़कर देखते हैं कि एक दशक पहले के भारत की असली तस्वीर क्या थी। और ये तस्वीर कई जगहों पर आपको हैरान कर देगी। ये आंकड़े एक आईने की तरह हैं जिसमें अच्छी और बुरी दोनों तस्वीरें साफ दिखती हैं। कहीं हम भविष्य की तरफ दौड़ रहे हैं तो कहीं शायद वक्त में पीछे जा रहे हैं। तो इस जासूसी की शुरुआत कहाँ से करें? मेरा मतलब है भारत में लोगों को गिनने का ये जो इतना बड़ा काम है, ये आखिर शुरू कैसे हुआ? देखिए, इसकी जड़ें तो अंग्रेजों के जमाने तक जाती हैं। जो पहली कह सकते हैं एक अधूरी कोशिश थी, वो हुई 1872 में लॉर्ड मेयो के समय। अच्छा, अधूरी कोशिश। जी हाँ, लेकिन जो पहली बार एक सिस्टमैटिक तरीके से पूरे देश में एक साथ जनगणना हुई, वो 1881 में हुई थी, लॉर्ड रिपन के वक्त। और तब से ये सिलसिला हर 10 साल पर चलता आ रहा है। लेकिन इस लंबे सफर में एक साल है जिसके बारे में बहुत बात होती है, 1921। इसे द ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। ये नाम ही बड़ा भारी भरकम लगता है। और ये नाम बहुत सटीक है। ये वो वक्त था जब भारत की कहानी ने एक तरह से एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ लिया था। आजादी की लगाई के बीच 1918 की भयानक स्पेनिश फ्लू महामारी और अकाल ने मिलकर जनसंख्या की घड़ी को ही पीछे कर दिया था। अच्छा। ये भारतीय इतिहास में अकेला ऐसा मौका था जब 10 साल में आबादी बढ़ने की बजाय घट गई थी। ये एक राष्ट्रीय सदमा था जो आंकड़ों में दर्ज हो गया। वाह, मतलब ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि लाखों लोगों की अनकही कहानियों का एक दस्तावेज है। तो फिर 2011 की जनगणना पर आते हैं, जो आजाद भारत की 7वीं जनगणना थी। इसे अंजाम कैसे दिया गया? अगर हम संविधान की बात करें तो जनगणना पूरी तरह से केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, मतलब यूनियन लिस्ट का विषय है। ओके। 2011 में इस मिशन को लीड कर रहे थे सीएम चंद्रमौली, और इसका एक चेहरा भी था, एक शुभंकर, एक महिला टीचर। अच्छा। जो उन लाखों सरकारी कर्मचारियों को सम्मान देती हैं जो घर घर जाके ये डेटा इकट्ठा करते हैं। और इसका नारा भी बहुत दमदार था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इस पूरी प्रक्रिया में हर परिवार से 29 अहम सवाल पूछे गए थे। हमारी जनगणना हमारा भविष्य, बिल्कुल। तो चलिए भविष्य के बुनियाद यानी सबसे बड़े आंकड़े पर आते हैं, कुल आबादी। 2011 में हम भारतीय कितने थे? 2011 में हम 121 करोड़ थे। 121 करोड़। जी, इसको ऐसे समझिए कि मतलब तब दुनिया का हर छठा इंसान वो एक भारतीय था। हर छठा इंसान? हाँ, हमारी आबादी दुनिया की जमीन का सिर्फ 2.4% हिस्सा इस्तेमाल करती है, लेकिन दुनिया की आबादी का 17.5% हिस्सा भारत में रहता था। ये आंकड़ा हमारे देश के पैमाने और उसकी चुनौतियों दोनों को दिखाता है। और इस आबादी में 2001 से 2011 के बीच हम कितनी तेजी से बढ़े? उन 10 सालों में हमारी आबादी करीब करीब 17.6%, मतलब लगभग 18% बढ़ी। 18%? हाँ, इसे और आसानी से समझना हो तो हमने 10 साल में लगभग एक पूरा ब्राजील अपने देश में जोड़ लिया। हालांकि ये रफ्तार पिछले दशकों से थोड़ी कम हुई थी, जो कि एक अच्छा संकेत माना गया। एक मिनट, ये 18% की बढ़त तो पूरे देश का औसत होगा, लेकिन भारत में तो हर चीज की तरह इसमें भी जबरदस्त विविधता होगी। कुछ राज्य रॉकेट की तरह आगे बढ़े होंगे तो कुछ शायद थमे भी होंगे। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यहीं पर तो भारत की असली कहानी दिखती है। एक तरफ मेघालय था जहां आबादी लगभग 28% बढ़ गई, लेकिन दूसरी तरफ उसका पड़ोसी राज्य नागालैंड था जहां आबादी बढ़ने के बजाय करीब आधा प्रतिशत घट गई। रुकिए, ये क्या कह रहे हैं आप? घट गई? मेघालय और नागालैंड तो बिल्कुल पास पास हैं। एक में आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है और दूसरे में घट रही है। जी हाँ, नेगेटिव ग्रोथ -0.58%। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये किसी बड़ी सामाजिक या राजनीतिक उथल पुथल की तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या हमारे स्रोत इस पहेली के बारे में कुछ और बताते हैं? स्रोत सीधे तौर पर वजह तो नहीं बताते, लेकिन इशारा करते हैं कि इसके पीछे प्रवासन, मतलब माइग्रेशन, या फिर सीमा विवाद और स्थानीय राजनीतिक मुद्दे हो सकते हैं। अच्छा। जो लोगों को या तो राज्य से बाहर जाने पर मजबूर कर रहे हैं या फिर गिनती की प्रक्रिया में ही कुछ समस्याएं थीं। लेकिन ये दिखाता है कि एक भारत के अंदर कितने अलग अलग भारत बसते हैं। और जिला स्तर पर तो ये कहानी और भी अविश्वसनीय हो जाती है। अरुणाचल प्रदेश के कुरुंग कुमे जिले में आबादी 113% बढ़ गई। 113%? मतलब आबादी दोगुने से भी ज्यादा हो गई 10 साल में। ये कैसे मुमकिन है? इसके पीछे भी शायद बड़े पैमाने पर हुआ प्रवासन, या हो सकता है कि पिछली जनगणना में गिनती ठीक से ना हुई हो,
ऐसे कारण हो सकते हैं, पर ये आंकड़े जमीन पर मौजूद दबाव की एक झलक देते हैं। और जब हम जमीन पर दबाव की बात कर ही रहे हैं तो हमें जनसंख्या घनत्व को देखना होगा। बिल्कुल। हाँ, यानी 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में कितने लोग रहते हैं, इससे भीड़ का असली अंदाजा लगता है। और ये भीड़ पिछले 100 सालों में बहुत ज्यादा बढ़ी है। 1901 में 1 वर्ग किलोमीटर में औसतन सिर्फ 77 लोग रहते थे। सिर्फ 77? हाँ, 2011 में ये आंकड़ा बढ़कर 382 हो गया। जमीन उतनी ही है, पर लोग लगभग 5 गुना ज्यादा हो गए। और राज्यों में तो इसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। जमीन आसमान से भी ज्यादा। एक तरफ बिहार है, जहां 1 वर्ग किलोमीटर में 1100 से ज्यादा लोग रहते हैं। 1100? और दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश, जहां उतने ही बड़े इलाके में सिर्फ 17 लोग। लेकिन असली कहानी तो दिल्ली और दिबांग घाटी की है। अच्छा, वो क्या है? दिल्ली में 1 वर्ग किलोमीटर में 11,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। और अगर हम सिर्फ उत्तर पूर्वी दिल्ली जिले की बात करें तो ये आंकड़ा 36,000 तक पहुंच जाता है। 36,000 1 वर्ग किलोमीटर में? मैं तो मुंबई की लोकल ट्रेन की भीड़ सोचकर ही घबरा जाती हूँ। ये तो उससे भी कई गुना ज्यादा है। और दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी में 1 वर्ग किलोमीटर में सिर्फ 1 व्यक्ति रहता है। एक? ये तो अविश्वसनीय है। मतलब एक तरफ दिल्ली में आप मेट्रो से उतरते हैं और आपको तिल रखने की जगह नहीं मिलती, और वहीं दिबांग घाटी में आप शायद मीलों तक चलें और आपको कोई दूसरा इंसान ही ना दिखाई दे। बिल्कुल, एक ही देश में ये 2 दुनियाएं हैं। तो ये जो भीड़ है और ये जो सन्नाटा है, इसमें मर्द और औरतें बराबर है? मुझे शक है कि आंकड़े यहां भी कोई चौंकाने वाली कहानी ही बताएंगे। लिंग अनुपात, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, उसका क्या हाल था? यहाँ कहानी थोड़ी पेचीदा है। राष्ट्रीय स्तर पर लिंगानुपात 943 था, जो 2001 के 933 से थोड़ा बेहतर था। तो ऊपरी तौर पर लगता है कि चलो कुछ तो सुधार हुआ। हाँ, ये तो अच्छी खबर है। फिर इसमें चिंता की क्या बात है? चिंता की बात है बाल लिंगानुपात, जो 0 से 6 साल के बच्चों के बीच देखा जाता है। और ये ज्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये समाज की ताजा सोच को दिखाता है। अच्छा। ये बताता है कि हम आज पैदा होने वाली बच्चियों के बारे में क्या सोच रहे हैं। और वो आंकड़ा 2011 में सिर्फ 919 था, आजादी के बाद का सबसे निचला स्तर। ओह, मतलब हम एक पीढ़ी को तो शायद बचा रहे हैं, लेकिन अगली पीढ़ी के लिए खाई और गहरी खोद रहे हैं। ये तो बहुत डरावना है। बिल्कुल, इसीलिए हमारी रिसर्च में इसे साफ साफ एक गंभीर गिरावट कहा गया है, जो सीधे तौर पर कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक बुराइयों की तरफ इशारा करता है। हाँ, कुछ उम्मीद की किरणें भी हैं। केरल में 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं थीं, जो एक शिक्षित समाज की निशानी है। लेकिन दूसरी तरफ हरियाणा था, जहां यह आंकड़ा सिर्फ 879 था। और जिला स्तर पे ये खाई और भी गहरी हो जाती होगी। बहुत ज्यादा। सबसे भयावह आंकड़ा दमन जिले का था। आप अंदाजा लगा सकती हैं? हरियाणा से भी कम, शायद 800, 750। सिर्फ 533। एक पल की खामोशी के बाद 533। ये नंबर सुनने में भी अजीब लग रहा है। इसका मतलब है कि वहां लगभग 2 पुरुषों पर सिर्फ 1 महिला है। जी, सामाजिक टाइम बॉम्ब शब्द शायद इसके लिए ही बना है। हाँ, इसीलिए दमन और दीव, जिसका औसत 618 था, की स्थिति को रिसर्च में एक सोशल टाइम बॉम्ब कहा गया है। ये शब्द हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। ये भविष्य में बहुत बड़े सामाजिक संकट पैदा कर सकता है। और ये जो महिलाओं के खिलाफ गहरी मानसिकता है, ये शिक्षा के आंकड़ों में भी दिखती होगी, है ना? जहाँ बेटियों का अस्तित्व ही खतरे में हो, वहाँ उनकी पढ़ाई की प्राथमिकता कैसे होगी? आपने दोनों मुद्दों को बिल्कुल सही जोड़ा है। ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। 2011 में भारत की कुल साक्षरता दर 74% थी। पुरुषों में ये करीब 82% थी, लेकिन महिलाओं में सिर्फ 65%। ये 16-17% का जो फासला है, ये ठीक उसी मानसिकता को दिखाता है जिसकी बात हम कर रहे थे। और राज्यों में यहाँ भी केरल ही टॉप पर होगा। हाँ, केरल 94% के साथ सबसे ऊपर था, और मिजोरम भी 91% के साथ लगभग बराबर ही था। लेकिन सबसे नीचे बिहार था, जहां साक्षरता दर सिर्फ 62% के आसपास थी। और अगर जिलों की बात करें तो मिजोरम का सेरचिप जिला लगभग 99% साक्षरता के साथ देश में अव्वल था। वहीं मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जिला सिर्फ 37% के साथ सबसे पीछे। ये फर्क तो बहुत ज्यादा है। और महिलाओं और पुरुषों की साक्षरता में सबसे ज्यादा अंतर कहाँ था? वो राजस्थान में था। वहां पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर में 27% का फासला था, जो राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा है। ये दिखाता है कि विकास कितना असमान है। ये आंकड़े देश के अलग अलग हिस्सों की इतनी अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं।
अब एक और संवेदनशील लेकिन जरूरी विषय पर आते हैं, देश का धार्मिक ताना बाना। हम यहाँ सिर्फ वो आंकड़े रख रहे हैं जो हमारे स्रोतों में दिए गए हैं। जी, 2011 की जनगणना के मुताबिक देश की 79.8% आबादी हिंदू थी, जिनकी 10 साल की वृद्धि दर करीब 16.8% थी। 14.2% आबादी मुस्लिम थी, जिनकी वृद्धि दर 24.6% थी। 24%? जी। इनके बाद ईसाई 2.3% और सिख 1.7% थे। यहाँ एक संवेदनशील लेकिन जरूरी बात सामने आती है। मुस्लिम आबादी की वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। स्रोत इसे सीधे सीधे धर्म से नहीं बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी जैसे सामाजिक आर्थिक कारणों से जोड़ते हैं। अच्छा। यानी ये कहानी धर्म की नहीं, विकास के असंतुलन की है। और सामाजिक समूहों जैसे एससी और एसटी समुदाय के बारे में क्या पता चलता है? 2011 में देश में अनुसूचित जाति यानी एससी की आबादी लगभग 20 करोड़ थी, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश में था। और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की आबादी करीब 10.5 करोड़ थी, जिसमें मध्य प्रदेश सबसे आगे था। और भील समुदाय देश की सबसे बड़ी जनजाति के रूप में सामने आया। और वो पुराना सवाल, भारत गांवों में बसता है या शहरों में? 2011 में भी भारत की आत्मा गांव में ही बसती थी। देश की लगभग 69% आबादी ग्रामीण थी और 31% शहरी। लगभग 70-30 का बंटवारा। हाँ, और एक दिलचस्प बात यह है कि रोजगार की तलाश में पुरुष बड़ी संख्या में गांवों से शहरों की ओर जाते हैं। इसलिए अक्सर शहरों में लिंगानुपात गांवों से भी खराब होता है। तो ये सारी कड़ियां जोड़ने के बाद ये पूरी तस्वीर हमें भविष्य के बारे में क्या बताती है? इन आंकड़ों का मकसद क्या है? देखिए, इन आंकड़ों का मकसद है देश के लिए एक रोड मैप तैयार करना। भारत ने साल 2000 में एक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनाई थी, जिसका बड़ा लक्ष्य था 2045 तक जनसंख्या को स्थिर करना। स्थिर करना मतलब जन्म दर को मृत्यु दर के करीब लाना। लेकिन क्या हम उस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं? ये सारे आंकड़े तो बताते हैं कि रफ्तार शायद धीमी है। रफ्तार वाकई धीमी है, इसीलिए अब उस लक्ष्य को बढ़ाकर 2070 कर दिया गया है। हमारे स्रोत का निष्कर्ष यही है कि केरल जैसे राज्य विकास के कई पैमानों पर दुनिया के विकसित देशों की बराबरी कर रहे हैं। एक तरफ दिबांग घाटी का सन्नाटा तो दूसरी तरफ दिल्ली का शोर। एक तरफ केरल का सम्मानजनक लिंगानुपात तो दूसरी तरफ दमन का वो सामाजिक टाइम बॉम्ब। ये जनगणना वाकई एक आईना है। बिल्कुल। और ये याद रखना जरूरी है कि इन नंबरों के पीछे 121 करोड़ इंसानों की जिंदगी, उनके सपने और उनकी चुनौतियां हैं। ये आंकड़े तय करते हैं कि स्कूल कहाँ बनेगा, अस्पताल कहाँ खुलेगा और किस समुदाय पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो श्रोताओं के लिए एक आखिरी सवाल। ये 2011 की तस्वीर है जो अब एक दशक से भी ज्यादा पुरानी हो चुकी है। भारत में तब से अब तक बहुत तेज सामाजिक और आर्थिक बदलाव हुए हैं। तो आज की चर्चा में से ऐसा कौन सा एक आंकड़ा है जिसे आप अगली जनगणना में सबसे ज्यादा बदला हुआ देखना चाहेंगे, और आपको क्यों लगता है कि वो आंकड़ा सबसे नाटकीय रूप से बदल सकता है?